हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इसका फर्स्ट वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। हमारा चैप्टर है ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले 9th स्टैंडर्ड में आपने ट्रायंगल्स के बारे में जो स्टडी किया था उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आफ्टरवर्ड्स 10th में हमें ट्रायंगल्स को कैसे स्टडी करना है उसके बारे में। सो इन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर what we have to do that you are familiar with the triangles and many of their properties from your earlier classes। आपने हर एक बार ये ट्राइंगल्स के बारे में 6, 7, 8, 9 से पढ़ते आ रहे हैं आप इस बारे में, तो आपको पता है कि ट्राइंगल्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। चलिए, इन क्लास 9 आपने क्या पढ़ा था? यू हैव स्टडीड दैट कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्राइंगल्स इन डिटेल। आपने ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी के लिए पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल्स के बारे में आपने क्या पढ़ा था उसके लिए। सो व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस? कॉन्ग्रुएंस क्या था? सो रिकॉल दैट द टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज। मतलब कि ऐसे दो डायग्राम जिनका शेप और साइज इक्वल है, दैट आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो उनको हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहेंगे। ये हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में स्टडी करके रखा हुआ है। तो हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, वो बात आ जाती है कि हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे। सो इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट दोज फिगर्स which have the same shape but not necessarily same size. Two figures having the same shape and not necessarily the same size are called similar figures. तो आपने पढ़ा था कि इन दिस चैप्टर हम ऐसे डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका शेप तो सेम होगा बट साइज सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये दोनों केस आ जाएगा। तो नेसेसरी नहीं है कि सेम साइज होना चाहिए, बट इट कैन बी अ सेम साइज और इट कैन नॉट बी अ। सो ऐसे फिगर्स को हम जो कहते हैं, दे आर कॉलिंग सिमिलर फिगर्स। समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे? थोड़े से एग्जाम्पल लेंगे कि सिमिलर फिगर्स एक्चुअली होते कैसे हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सिमिलर फिगर्स को हमें कैसे नोट करना है। चलिए, तो उसके आगे उसके लिए देखते हैं हम लोग क्या करना है इसके लिए। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कि सिमिलर फिगर्स होते कैसे हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अवर सिमिलर फिगर्स। विच काइंड ऑफ फिगर्स आर सिमिलर? तो मैं थोड़े से फिगर्स बता रहा हूँ, वो कैसे सिमिलर होते हैं वो हम पता करेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने सर्कल्स ले लिए हैं यहाँ पे, दिस 3 फिगर्स आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। मैंने ट्राइंगल्स ले लिए, देखिए दूसरे केसेस में, दीज आर ऑल्सो सिमिलर फिगर्स। यहाँ पे मैंने कुछ स्क्वायर ले लिए हैं, ये भी क्या होंगे? सिमिलर फिगर्स। और ये कैसे होता है? देखिए, जैसे कि ये सर्कल है, हम बात करते हैं कि ये सर्कल की, तो इसका रेडियस यहाँ से सेंटर से यहाँ तक होगा, बट ये जो लार्जर सर्कल है उसका रेडियस बड़ा होगा। तो दोनों सर्कल तो है बट इट इज़ एक स्मॉलर सर्कल है और उससे ग्रेटर है। फिर ये उससे अलग अलग रेडियस वाला होगा, ये उससे छोटा रेडियस वाला सर्कल है। सो इट मीन्स कि ये सारे सर्कल तो है। सो वी हैव द सेम नेम सर्कल बट वी डोंट हैव द सेम रेडियस। तो मैंने कहा था कि शेप सेम होगा बट साइज सेम नहीं होगी। साइज सेम क्यों नहीं होगी? बिकॉज द रेडियस आर डिफरेंट। So that's why it is not, these diagrams are similar diagrams, not the congruent diagrams. इस तरीके से आप कह सकते हैं। जैसे कि अगर आपको याद होगा तो सबसे फेवरेट चीज़ होती है आप सबों की पिज़्ज़ा। स्मॉल साइज, रेगुलर साइज, मीडियम साइज होता है ना। होता तो पिज़्ज़ा ही है सर्कुलर शेप पे, पर एक में 6 पीस आते हैं, किसी में 4 पीस आते हैं। खाने में और मज़ा आता है आप सबको इसके लिए। सो दैट इज़ द मेन थिंग कि एक शेप तो है सर्कल का बट एक स्मॉलर है, उससे एक लार्जर होगा, उससे लार्जर होगा, तो रेडियस चेंज होगा, सो उसकी साइज चेंज हो जाएगी। सो सेम शेप बट डिफरेंट साइज, इट्स कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। ठीक है। ट्राइंगल्स की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे, अब ट्राइंगल्स में क्या हो जाता है कि साइड्स अलग अलग है, लेंथ साइड की अलग अलग हो जाएगी। देखिए, जैसे कि ये ट्राइंगल है, उसकी लेंथ की ये अगर 5 सेंटीमीटर भी होगी तो ये उससे कम ही होगी 4 सेंटीमीटर, ये उससे कम होगी 2 सेंटीमीटर, ये उससे बड़ा होगा 3 सेंटीमीटर का। भले ये इक्विलेटरल क्यों ना हो, इक्विलेटरल में भी यही होगा कि साइज अलग अलग होगी, साइड्स सेम हो जाएंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिमिलर फिगर्स के लिए शेप सेम होगा, साइज डिफरेंट होगी। यहाँ पे देखिए स्क्वायर लिया है, ये थोड़ा बड़ा स्क्वायर है, वो उससे छोटा स्क्वायर है, ये एकदम छोटा है, और ये उससे थोड़ा बड़ा वाला स्क्वायर है।
तो यहाँ पे आपने सब देखा कि अलग अलग शेप के लिए मुझे अलग अलग केसेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि ये सारे क्या होते हैं, सिमिलर शेप्स, नॉट द कॉन्ग्रुएंट शेप्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, ऐसी क्या चीज़ है जो यहाँ पे आपको काम करेगी। सो नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन, और वी कैन से दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, but the all similar figures need not to be congruent। मतलब ये सारे डिस्कशन क्या कहता है, भले फिगर्स अगर बात करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर कैसे हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर हो ही जाएगा। रीज़न क्या है, जैसे कि आप सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि आपके पास 1 रुपीज़ कॉइन है, तो 1 रुपी कॉइन की शेप सेम है और साइज सेम है। मैंने क्या बताया था, देखिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए डेफिनेशन क्या थी सिमिलर के लिए, द टू फिगर्स हैविंग शेप बट नेसेसरी नहीं है कि सेम साइज हो। नेसेसरी नहीं है मतलब इट मीन्स कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों केसेस चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे दोनों केसेस में आपको याद रखना कि सेम साइज होगा तो भी चलेगा और नहीं होगा तो भी चलेगा, बट शेप सेम होना ज़रूरी है यहाँ पे, वो सिमिलरिटी के लिए कंडीशन है। तो मैंने कहा था कि अगर कोई कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है मेरे पास तो उसे मैं कह सकता हूँ कि दे आर सिमिलर, बट जो अगर मेरे पास सिमिलर फिगर हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट ही हो जाए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स नॉट नीड टू बी कॉन्ग्रुएंट, मतलब वो कॉन्ग्रुएंट हो वो ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए। फिर हमें क्या पढ़ना है इसके लिए, कॉन्ग्रुएंसी के लिए थोड़े से एग्जाम्पल लेंगे तो कि हम उससे ज़्यादा समझ में आ सके। सो द बेसिक पार्ट कि दिस इज द essence of the similarity of two figures and in the particular of two polygons we say that। चलिए अब हमें बात करनी है कि अगर दो डायग्राम सिमिलर है तो हमें क्या क्या चीज़ मिल सकती है। तो दो फिगर के लिए सिमिलर हैं और सब पर्टिकुलरली हम बात करेंगे पॉलीगन्स के लिए, क्योंकि ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, तो हेक्सागन, इन सब के लिए ये प्रॉपर्टी काम करेगी। तो क्या ये प्रॉपर्टी है वो समझते हैं। दो प्रॉपर्टीज फॉलो करनी है हमें। फर्स्ट है द टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर corresponding angles are equal, and the second one their corresponding sides are in the सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे मुझे बोला जाएगा कि अगर मेरे पास 2 पॉलीगॉन्स हैं, अब पॉलीगॉन्स में सबसे पहली कंडीशन क्या थी, नंबर ऑफ साइड सेम होनी चाहिए। मतलब अगर एक पॉलीगॉन में 5 साइड्स हैं तो दूसरे पॉलीगॉन में भी 5 ही होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि इसमें 3 साइड ले लिया और 5 साइड, तो सिमिलरिटी का कोई केस ही नहीं बनेगा। मतलब दोनों की साइड नंबर ऑफ साइड्स क्या होनी चाहिए, सेम। मतलब अगर एक ये क्वाड्रिलेटरल है तो दूसरा भी क्वाड्रिलेटरल ही होना चाहिए। अब उसको मैं ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो मुझे क्वाड्रिलेटरल को क्वाड्रिलेटरल के साथ, ट्राइंगल को ट्राइंगल के साथ, स्क्वायर को स्क्वायर के साथ, रेक्टेंगल को इसके साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा नंबर ऑफ साइड के लिए। अब अगर मुझे बोला जाए कि इफ दिस टू डायग्राम आर सिमिलर देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो और अ प्रपोर्शन। मतलब कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यू क्या होगी, इक्वल, बट द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द प्रपोर्शन। मतलब कि करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, प्रपोर्शन में हो जाएगी। चलिए इसे समझते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, करस्पॉन्डिंग साइड कैसे लेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हम कैसे बनाएंगे, उससे हमें थोड़ा सा समझना होगा डायग्राम के थ्रू, उसे भी हम समझेंगे इसके लिए। अब जो हमें पढ़ना है पहले, तो उसके लिए देखो क्या होगा कि ये कैसे होता है, उसके लिए समझाता हूँ मैं आपको। देखो कि मेरे पास एक डायग्राम है, मैंने क्या किया है कि एक मिरर रखा है यहाँ पे, देखिए इस तरीके से, और एक यहाँ पे एक मिरर का पेड़ है। अब मैंने एक लाइट से रिफ्लेक्ट किया यहाँ पे रेस को। अब मुझे ये मिरर है तो यहाँ पे क्या होगा, मिरर के ऊपर मैंने एक पेज रखा है, इस तरीके से ये पेज है पूरा, तो उसका शेडो मुझे यहाँ दिख रहा है। देखिए उसका शेडो मुझे इस टेबल पे यहाँ पे दिख रहा है। तो मतलब डायग्राम कैसे होगा कि ये मेरा एक डायग्राम है, रेस कुछ इस तरीके से आएंगी इसके ऊपर से, और नीचे एक और डायग्राम इस तरीके का बना के देगी मुझे। जब मैं रेज ऐसे इम्पैक्ट करूँगा इसके ऊपर यहाँ से, तो मुझे एक ऐसा डायग्राम वापस देखने को मिलेगा। सपोज कि ये डायग्राम को मैंने कह दिया मेरा ABCD, तो ये हो जाएगा मेरा A', ये हो जाएगा मेरा B', ये हो जाएगा मेरा C', और ये मेरा हो जाएगा D'। अब होगा कैसे,
कि ये दोनों प्लेन तो क्या होंगे एक दूसरे से पैरेलल, मतलब कि सी डी और सी डैश डी डैश क्या होंगे पैरेलल। तो एक रे अगर इधर से इंक्लाइन करेगी तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल डी और एंगल डी डैश इक्वल हो गए। सिमिलरली रे जब इधर से पास होगी तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब सी और सी डैश भी क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा इक्वल, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी क्या हो जाएगा इक्वल, मतलब कि ये सारे एंगल भी करस्पॉन्डिंग में क्या बन जाएंगे इक्वल बन जाएंगे आपके लिए। सो देयरफॉर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसके लिए, देखिए लाइंस बनेगी तो उसके अकॉर्डिंग एंगल्स भी बन जाएगा। सो देयरफॉर यू कैन से यहाँ पे कि करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइंस के लिए क्या होते हैं इक्वल हो जाते हैं। सो देयरफॉर वी कैन से हियर कि हियर फर्स्ट केस कि दैट एंगल ए इज करस्पॉन्डिंग टू ए डैश सो इट इज इक्वल्स, B is corresponding to B dash so they are equal, C is corresponding to C dash again it is equal and D is equals to D dash corresponding equal। चलिए अब देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है। तो जैसे कि मेरा पहला डायग्राम था A डैश ए बी सी डी, और उसके नीचे जो डायग्राम मिला A डैश बी डैश, सॉरी यहाँ पे D था मेरा और यहाँ पे C था, यहाँ पे C डैश और D डैश। चलिए अब A किससे करस्पॉन्डेंस में A और B किससे है B में, सो साइड AB किसके प्रोपोर्शन में चली जाएगी, तो A जिसके प्रोपोर्शन में था मतलब A डैश और B जिसके प्रोपोर्शन में था वो B डैश हो जाएगा। सिमिलरली B एंगल और C की बात करता हूँ तो B किसके प्रोपोर्शन में है B डैश के रेशियो में है तो B डैश C डैश से इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली C और D निकालना है तो किसके प्रोपोर्शन में चला जाएगा C डैश D डैश के इक्वल में, और अगर सपोज मैं AD निकालता हूँ तो AD चला जाएगा A डैश और D डैश के प्रोपोर्शन में। तो इस तरीके से सारा प्रोपोर्शन आप निकाल सकते हो, जो जो एंगल को हमने यूज़ किया है उसके करस्पॉन्डिंग एंगल के साइड मुझे उसकी साइड बनानी होगी और बाद में इसका मैं प्रोपोर्शन बता सकता हूँ कि ये दोनों क्या होंगे सिमिलर। तो उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू भी इसे कि कैसे हमें इसे करना है, बट पहला केस आपको ये याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे अब हम बनाते हैं, इसके लिए देखिए क्या होगा। तो सबसे पहला होगा कि अगर मैं ए बी निकालता हूँ तो वो प्रोपोर्शन होगा ए डैश बी डैश के साथ, बी सी निकालूंगा तो बी डैश सी डैश के साथ, सी डी निकालूंगा तो सी डैश ए डी डैश के साथ, और डी ए निकालूंगा तो वो डी डैश ए डैश के साथ क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा, और इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल। तो मतलब दो सिमिलर ट्राइंगल्स डायग्राम के लिए क्या इक्वल होना जरूरी है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। सो टू पॉलीगन्स कैन बी सिमिलर। अगर ये दोनों प्रूफ होते हैं तो ये सिमिलर होते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज प्रूफ नहीं होती है या दोनों नहीं होती है सो वी कैन से इट इज नॉट सिमिलर, मतलब दोनों एक साथ होगा तभी जाके आप कह सकते हैं कि ये सिमिलर है, अदरवाइज ये सिमिलर नहीं है। समझ में आ जाएगा कैसे करना है इसके लिए। चलिए तो देखिए अब इसके बारे में बात करते हैं कि आगे कैसे करना है हमको। तो चलो देखते हैं इसके लिए। तो अब कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अलग अलग, दो पॉलीगन के केस ही ले रहे हैं हम लोग। अभी हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे दो टाइप के। चलो सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल मैंने लिया इस तरीके से, देखिए अब हम बात करेंगे कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से डायग्राम में। ये ABCD है आपके लिए और ये PQRS है। चलिए तो पहले देखेंगे कि करस्पॉन्डेंस किससे बन रहा है। तो देखिए पहले बात करते हैं एंगल ए की। एंगल ए की वैल्यू क्या है 105। तो यहाँ पे 105 कौन सा एंगल है P। सो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल P लिख सकता हूँ सबसे पहला केस में। चलो पहला लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पे B है 100, तो दूसरा 100 कहाँ पे Q पे है। सो लिखन से कि एंगल B इज इक्वल्स टू क्या होगा एंगल Q हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट लेंगे एंगल C 70 है तो उसके इक्वल में कौन सा एंगल है एंगल R, और फिर एंगल D 85 है तो उसके सिमिलर में इक्वल में कौन सा एंगल है एंगल S। तो मुझे पहली प्रॉपर्टी तो प्रूफ हो गई कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए इक्वल। अब उसके बनने वाली करस्पॉन्डिंग साइड, चलो तो AB और उससे करस्पॉन्डेंस क्या आएगा PQ आएगा। चलो AB और PQ का करस्पॉन्डेंस क्या होगा, तो AB की वैल्यू है 1.5, इसकी वैल्यू है 3.0, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। फिर मुझे लेना है BC, तो उसके करस्पॉन्डेंस में क्या लेना होगा QR, क्योंकि Q और R एंगल बन रहा था। तो BC की वैल्यू क्या है 2.5, AC की वैल्यू क्या है 5.0, सो अगेन ये 1/2 हो जाएगा 5.0 इसके वजह से। चलो अगेन सिमिलरली CD
के साथ आप लेंगे आर एस, सी डी के साथ आप क्या बना देंगे इसके लिए, सो फॉर सी डी के साथ आप क्या बना देंगे, आर और एस। चलो सी डी की वैल्यू क्या है आपके पास 2.4 और 4 पॉइंट है, तो सी डी और आर एस भी क्या हो जाएगा 1/2। और वैसे ही मेरे पास बच गया डी ए या ए डी, उसके साथ मैं ले लूँगा पी एस। चलो ए डी की वैल्यू 2.1 और 4.2, तो अगेन ये क्या होगा 1/2। तो मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो सेकेंड रिजल्ट का भी उसने प्रूव कर दिया। देखिए करस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनल क्या है, इक्वल। सो यू कैन से हियर कि दैट ए बी सी डी quadrilateral ABCD and quadrilateral PQRS are similar। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। आइडिया आ जाएगा कैसे करना है, बस चेक करते जाओ कि वो मिल रहा है। हर एक बार चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है सो डायरेक्टली यू कैन डिनाई दैट इट इज अ सिमिलर। तो उसे डिनाई करने के लिए सबसे पहले आप ऐसी कंडीशन फाइंड करिए जो एक साथ आप चेक करके बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सो यू कैन से बोथ डायग्राम्स आर सिमिलर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें और थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि हाँ इसे कैसे करना है। सो अब मैं एक डायग्राम ले रहा हूँ, देखिए ए बी सी डी 90 डिग्री है, पी क्यू आर एस सब दिया है। चलिए देखिए अब मैं ले सकता हूँ, अब यहाँ पे आप ए को किसी भी एंगल के साथ रिप्लेस, क्योंकि सब 90 है यहाँ पे, पर मैं करस्पॉन्डिंग ले रहा हूँ, तो ए के साथ मैं ले रहा हूँ एंगल पी ले रहा हूँ, 90 डिग्री गिवन है। सिमिलरली एंगल बी के साथ मैं क्या ले रहा हूँ, एंगल क्यू, ये भी 90 डिग्री है इसीलिए। फिर एंगल सी के साथ मैं ले रहा हूँ एंगल आर, और एंगल डी के साथ मैं ले रहा हूँ एंगल एस, के सारे 90 डिग्री होने की वजह से क्योंकि, तो फर्स्ट कंडीशन उसने फॉर सेटिस्फाई कर दी। चलो सेकंड कंडीशन कि ए बी के प्रोपोर्शन में क्या होना चाहिए, पी क्यू। तो ए बी का प्रोपोर्शन क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 3.5 होगा, 3 डिवाइडेड बाई 3.5 हो जाएगा। 3.5 को आप अगर सिंप्लीफाई करना चाहते तो क्या लिख सकते हैं, इट इज 30/35, 10 दे दूंगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा। सो 5 6 ज़ा 30 एंड 7 5 ज़ा 35, तो 6/7 हो जाएगा। सिमिलरली अब आप फाइंड करेंगे बी सी बाई क्यू आर। अब बी सी बाई क्यू आर फाइंड करिए, बी सी क्या है 3 है, क्यू आर भी क्या है 3 है, तो ये 1 हो गया। देखिए यहाँ पे ये 6/7 आ गया और यहाँ पे क्या हो गया 1, सो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, तो उसने सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। सो यू कैन से हियर के ए बी सी डी is and ABCD and quadrilateral PQRS are not similar। तो ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे। आ जाएगा आइडिया कैसे करना है इसके लिए। तो इस तरीके से आप इसे इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि कैसे आंसर आ रहा है। चलिए एक और केस लेते हैं। देखिए पहले केस में लिखे दो एंगल और साइड्स दोनों प्रोपोर्शन में आ गई। सेकंड केस देखा कि एंगल प्रोपोर्शन इक्वल है बट साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है। अब थर्ड केस देखेंगे जिसमें और एक केस दिया है मुझे, वो देखो उसको स्टडी करेंगे। सो अब जो नेक्स्ट केस है इसमें देखिए क्या गिवन है मुझे, ए डी पी क्यू आर एस दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि ये सब स्क्वायर है, तब क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो 90 डिग्री बनाएंगे ये सब, ये एक स्क्वायर होगा और ये एक रोम्बस है। अब मुझे पता है स्क्वायर और रोम्बस कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, बिकॉज ये एंगल 90 नहीं होता है, ये एंगल भी 90 नहीं होता है। सो हियर एंगल ए इज नॉट इक्वल्स टू एनी एंगल ऑफ पी क्यू आर एस। डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, साइड्स को प्रोपोर्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एंगल ए है। सो एंगल ए किसी भी पी क्यू आर एस किसी भी एंगल के साथ इक्वल नहीं आएगा। सो देयरफॉर यू कैन से अगेन कि देयरफॉर यू कैन से हियर, यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने बताया वैसे कि एंगल ए हियर एंगल ए इज नॉट इक्वल्स टू
any angle of quadrilateral PQRS। तो इसके वजह से आप लिख सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होने की वजह से कि दिस टू डायग्राम्स आर नॉट सिमिलर। सो अगेन आंसर आ जाएगा नॉट सिमिलर। समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे। तो इस तरीके से आप डायग्राम की सिमिलरिटी चेक कर सकते हैं कि गिवन डायग्राम सिमिलर होगा या नहीं होगा। तो उसको समझने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं और आपका आंसर कैसे आ रहा है। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि अब आप इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आ जाएगा कैसे करना है इसके लिए। सो डायरेक्ट सिमिलरिटी के लिए मैंने बताया अगेन कंडीशन क्या होगी, फॉर सिमिलरिटी के करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये दोनों जब होगा तभी जाके दो डायग्राम सिमिलर होंगे, अदरवाइज वो सिमिलर नहीं होंगे। तो आज के वीडियो में बस हम यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड एक्सरसाइज और उसके आगे के टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।